लगभग 2500 साल पहले जब न अस्पताल थे, न ऑपरेशन थिएटर थे और न ही कोई आधुनिक तकनीक थी, तब एक शल्य चिकित्सक ऐसे भी थे जो नाक का पुनर्निर्माण करना जानते थे। लेकिन बिना किसी अस्पताल, बिना किसी ऑपरेशन थिएटर के यह सब कैसे संभव था? कैसे वो सर्जन बिना किसी गलती के एक सटीक ऑपरेशन करना जानते थे? तो आइए इस रहस्य को समझते हैं। पहले के समय में जब युद्ध में किसी की नाक कट जाती थी या फिर सजा के तौर पर किसी की नाक काट दी जाती थी, तब एक महान शल्य चिकित्सक ऐसे भी थे जो नाक का पुनर्निर्माण करना जानते थे। उन महान शल्य चिकित्सक का नाम था महर्षि सुश्रुत और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इसमें केवल बीमारियों का वर्णन नहीं है बल्कि डॉक्टरों की ट्रेनिंग, घावों का इलाज और हड्डियों की चोट के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। यही वजह है कि महर्षि सुश्रुत को आज भी सर्जिकल इतिहास में उनको फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि दी जाती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काम था नाक का पुनर्निर्माण, लेकिन कैसे बिना किसी ऑपरेशन थिएटर के भी इतना सटीक ऑपरेशन कर लिया करते थे। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले के समय में जब किसी की नाक कट जाती थी तो उस पार्ट को ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता और फिर अगला काम होता नई नाक का माप लेना, यानी कि नई नाक का आकार कितना होना चाहिए। इसके लिए पत्ते या फिर टेम्पलेट की मदद ली जाती थी और फिर अगला काम होता बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन का एक हिस्सा लेना और यह हिस्सा इस प्रकार लिया जाता कि एक सिरा गाल से जुड़ा रहता ताकि रक्त का प्रवाह बना रहे और फिर इस बचे हुए पार्ट को नाक के साथ जोड़ दिया जाता था और फिर बाद में टांकों के साथ उसे परमानेंटली जोड़ दिया जाता था। तो यह तो हुई नाक के पुनर्निर्माण की बात। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी ऑपरेशन थिएटर के और बिना किसी हॉस्पिटल की यह बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन महर्षि सुश्रुत जी की खासियत केवल नाक के पुनर्निर्माण तक ही सीमित नहीं थी, वे हड्डियों का इलाज भी करते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई, सबसे पहले कोशिश की जाती थी कि हड्डी को वापस सही स्थिति में लाया जाए। आज इसे हम रिडक्शन कहा जाता है। इसके बाद हड्डी को हिलने से रोकना जरूरी होता था। इसके लिए स्प्लिंट यानी सहारा देने वाली पट्टी या फिर ढांचा इस्तेमाल किया जाता था। आसान भाषा में हड्डी को सही जगह पर रखो और कुछ समय के लिए स्थिर रखो ताकि वह ठीक से जुड़ सके। सुश्रुत की परंपरा में हड्डी को भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता में 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें 101 यंत्र और 20 शस्त्र शामिल थे। यंत्र ऐसे औजार थे जिनका इस्तेमाल पकड़ने, दबाने, खींचने या जांचने जैसे कामों में किया जाता था और शस्त्र धारदार औजार थे जिनसे चीरा लगाने या काटने जैसे काम किए जाते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी को 8 भागों में बांट रखा था और मॉडर्न साइंस भी इसे 8 भागों में ही बांटती है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है छेदन, जिसे हम एक्सिशन कहते हैं, यानी अनावश्यक या फिर रोगग्रस्त हिस्से को काट कर निकालना। सेकंड इज भेदन, यानी कि जिसे हम इंसिजन कहते हैं, चीरा लगाना। थर्ड इज लेखन, यानी कि स्क्रैपिंग, खराब भाग को कुरचकर हटाना। फोर्थ इज वेधन, यानी कि पंचरिंग, किसी जगह पर नियंत्रित तरीके से छेद करना। फिफ्थ इज एशन, यानी कि प्रोबिंग, घाव या किसी हिस्से को जांचने के लिए उपकरण से देखना या फिर टटोलना। एंड द सिक्स्थ इज आहरण, यानी कि एक्सट्रैक्शन, अंदर फंसी किसी चीज को बाहर निकालना। सेवंथ इज विस्रावण, इवक्शन, यानी अंदर जमे दूसरे द्रव को बाहर निकालना। एंड द एट्थ इज सीवन, यानी कि शोचरिंग, घाव को टांकों से बंद करना। तो महर्षि सुश्रुत केवल एक कुशल सर्जन ही नहीं थे बल्कि वे एक अच्छे टीचर भी थे। उनके सिखाने का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। वे अपने शिष्यों को पहले खीरे जैसी वस्तुओं पर चीरा लगाने की प्रैक्टिस करवाया करते थे और फिर बाद में महर्षि सुश्रुत अपने शिष्यों को ऑपरेशन करना सिखाते थे। और मॉडर्न साइंस में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। पहले छात्र मॉडल के साथ अभ्यास करते हैं और फिर बाद में शिक्षक की निगरानी में ऑपरेशन करते हैं। तो यह है महर्षि सुश्रुत की परंपरा। महर्षि सुश्रुत सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि वह अपने मरीज के इलाज को पूरी प्राथमिकता देते थे। वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा पूर्वक निभाते थे। एक अच्छे सर्जन को यह पता होना कि शरीर के अंदर क्या है, यह बहुत आवश्यक था और महर्षि सुश्रुत इसमें भी काफी कुशल थे। उन्हें एनाटॉमी यानी शरीर के अंदरूनी का काफी ज्ञान था।
यह बात जानकर हैरान हो जाएंगी कि लंबे समय तक शरीर को प्रिजर्व रखने के लिए महर्षि सुश्रुत शरीर को घास या फिर अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ ढक दिया करते थे। फिर बाद में शरीर नरम हो जाता था। फिर वे अपने छात्रों को परत दर परत पढ़ाया करते थे और ऑपरेशन करना सिखाते। ऑपरेशन हो गया और काम खत्म। महर्षि सुश्रुत ने ऐसा कभी नहीं किया। वे अपने पेशेंट का पूरा ध्यान रखते थे, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते थे और आज के डॉक्टरों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। तो यह थी महर्षि सुश्रुत की ज्ञान परंपरा, जिसमें हमने जाना कि महर्षि सुश्रुत कैसे पढ़ाते थे, उन्होंने कैसे पूरा जीवन मानव शरीर को समझने में बिता दिया और कैसे वो इतने महान सर्जन बन गए। आज की मॉडर्न साइंस तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों की तरफ देखते हैं तो हमें महर्षि सुश्रुत जैसे महान सर्जन, महान साइंटिस्ट नजर आते हैं। और यही कारण है कि भारत की धरती पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, ब्रह्ममिहिर जैसे विद्वान और भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिक भी हुए हैं। भारत को कई लोग हाइपोक्राइट नाम दे देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। भारत एक साइंटिफिक देश है, हमें भारत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यह थी महर्षि सुश्रुत की ज्ञान परंपरा और यह था भारत का ज्ञान और यह है वैदिक ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भारत को हाइपोक्राइट मानते हैं या फिर साइंटिफिक। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, हरे कृष्णा।